हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बिनर्स में। तो चलिए आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसा कि आप सभी ने देखा, इससे पिछला हमारा जो वीडियो रियल नंबर पर आया उसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम सिखाया। उसके बाद हम सिखाने जा रहे हैं जो हमारा आज का टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम। ये ज़्यादातर बच्चों में कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है, लेकिन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को दिक्कत होती है सर ये एल्गोरिथम क्या होती है। लेकिन ज़्यादातर जो फैकल्टीज़ हैं वो एल्गोरिथम और प्रमेयिका एक ही बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है जिसने ये प्रमेयिका हमें दी थी। विभाजन का मतलब भाग के लिए दी थी, और प्रमेयिका जो अभी समझाने जा रहे हैं क्या होती है। प्रमेयिका कोई एक कथन होता है। प्रमेयिका कोई भी एक कथन होता है जो क्या है, पहले से सत्य होता है, जो कि पहले से सत्य होता है। एक ऐसा कथन जो क्या है, पहले से ही सत्य है। जैसे मैंने बोला कि अगर हम 2 × 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4। ये बात तो पहले से सिद्ध है, ये बात तो पहले से ही सिद्ध है, हमें सभी को पता है। इसमें कोई नई बात थोड़ा है कि 2 × 2 कितना होता है 4। तो ये पहले से सिद्ध है, तो ये क्या है, सिद्ध है। तो ये क्या है, एक प्रमेयिका है। क्या है दोस्तों, प्रमेयिका है, लेमा है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लेमा। तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है लेमा में और एल्गोरिथम में डिफरेंट क्या होता है। तो प्रमेयिका क्या होती है, एक ऐसा कथन होता है जो पहले से क्या होता है, सत्य होता है। तो इसी के आधार पर इन्होंने, यूक्लिड ने एक प्रमेयिका हमें दी थी कि मान लीजिए अगर हम कोई भाग का सवाल करें, जैसे मान लीजिए हम 9 हैं, 9 के लिए कितने से 2 से डिवाइड करें तो ये जाएगा कितने 4 टाइम, और ये आएगा 8, ये आएगा 1। तो इन्होंने बताया था अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, और आप उनमें से बड़ी को छोटी से भाग देते हैं, तो जो भागफल आता है उसकी अगर मल्टीप्लाई कर लें भाजक से प्लस जोड़ लें शेषफल, तो हमेशा किसके बराबर होता है, मध्य वाले की। ये बात तो अभी भी दिखाई दे रही है हमें, यानी 2 × 4 + 1 हमेशा बराबर होगा किसके, 9 के, इसके। इसी को अगर हम देखें स्टैंडर्ड रूम में, तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई नंबर है a, पॉजिटिव इंटीजर वास्तविक संख्या, जैसे हमें भाग देना है b से, और भागफल यह कितनी बार जाता है, q बार। ये इनकी प्रमेय है, और कितना आता है, रिमाइंडर आता है r। तो इन्होंने कहा था अगर मान लीजिए हमारे पास a और b कोई पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स हैं जिसमें हम भाग दें, तो हमारे पास एक अन्य अद्वितीय नंबर q और r आते हैं जिनके बीच रिलेशन बताया था। तो इन्होंने बताया कि a के लिए जब डिवाइड करें b से तो q क्वोशिएंट आए और r कितना आए, शेषफल। तो इन्होंने मान लीजिए इसको हम नाम दे दें क्या, पहले समझते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा था इसी की तरह कि 9 बराबर होता है 2 × 4 + 1 के। इसी तरह से ये a बराबर होगा v × q प्लस किसके, r के। इन्होंने दोस्तों एक बात और बताई, जैसे कि आपने अभी कितने को 2 से डिवाइड किया 9 के लिए, तो शेषफल कितना आया 1। मैंने बोला आपके लिए 2 से डिवाइड करो 8 के लिए, तो शेषफल कितना आएगा, आप देखेंगे 0। इसी तरह से आप क्या है 10 के लिए डिवाइड करेंगे 2 से, तो शेषफल कितना आएगा, फिर दोबारा 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो शेषफल है वो 0 और 1 के रिमाइंडर में घूम रहा है। इसका मतलब शेषफल हमेशा इससे तो छोटा रह रहा है, इससे तो छोटा रह रहा है, और 0 के बराबर हो जाता है, कभी कभी 0 से बड़ा भी हो जाता है। तो समझिए, इन्होंने कहा था अगर मान लीजिए हमारे पास a कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसे दूसरे पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड करें, तो q 2 अद्वितीय नंबर q और r आते हैं जो अपने आप में कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, यानी बिल्कुल अलग होते हैं, इनकी तरह कोई और नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया 3, तो ये अपने आप में अलग है, कोई 3 की तरह दूसरा नंबर नहीं। 3 का मतलब ही 3 होता है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनका मतलब क्या हो, 3 हो। तो इन्होंने कहा मान लीजिए इस तरह से v बराबर
वी क्यू प्लस क्या होता है आर, वी क्यू प्लस क्या होता है आर। ओके, और यहाँ पर इन्होंने बताया इस तरह से, जैसे कि हमने देखा 0 और 1 आता है शेषफल यानी 2 से हमेशा छोटा होता है, उसी तरह से जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा और हमेशा क्या है, आर का मान हमेशा और हमेशा 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा, और ये छोटा होगा हमेशा और हमेशा से वी से। ये क्या है, इसकी कंडीशन है। शायद दोस्तों आप लेमा समझ गए होंगे, यानी प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका एक पहले से कथन होता है सत्य किया हुआ, जैसे ये है, इन्होंने बताया था अगर मान लीजिए हम 9 के लिए 2 से भाग करें तो हमेशा और हमेशा इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसे ऐड कर ले तो हमेशा यानी बीच वाला नंबर आ जाता। इसी तरह से अगर मैं इसका नाम दे दूं दोस्तों भाजक, ऐसे बोल दूं भाज, ऐसे बोल दूं भागफल, इसे बोल दूं शेषफल, तो देखिए दोस्तों तो यहाँ से क्या निकलेगा, इसे मैंने क्या बोला भाज, तो हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, भाज बराबर होगा भाजक इंटू भागफल प्लस क्या दोस्तों शेषफल। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है। कॉपी पेंसिल अपने साथ रखिएगा, जिससे क्या है इन बातों को आप नोट कर सकें और आगे आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। चलिए दोस्तों इसके बाद में समझ लेते हैं, शायद आप प्रमेय का समझ गए होंगे, तो बात कर लेते हैं एल्गोरिथम क्या होती है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला है, बच्चों को भी कन्फ्यूज़न होता है और बहुत से इसमें क्या है टीचर भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसा कि मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे टीचरों ने इसे क्या है बहुत ही बेकार तरीके से बताया है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ये एल्गोरिथम होती क्या है। एल्गोरिथम होती क्या है, तो मैं एल्गोरिथम की अगर बात करूं तो देखिए आप बहुत ही एक कहानी के माध्यम से समझा देता हूं आपको एल्गोरिथम होती क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप जैसे ही सुबह उठते हैं किसी ना किसी काम पर लग जाते हैं। ये हमारा क्या है हर दिन का रूटीन होता है। हम क्या कर देते हैं, उठते ही कोई ना कोई काम प्रारंभ कर देते हैं और प्रारंभ करने से उसे क्या है ख़त्म भी करते हैं। लेकिन जो काम ख़त्म करते हैं आपने देखा होगा कुछ इस चरणबद्ध तरीके से ही किया जाता है, यानी कुछ स्टेप को हम क्या करते हैं उस काम में फॉलो करते हैं। हर काम आपके लिए एक समस्या जैसी होती है। कोई भी एक अगर आप काम कर रहे हैं तो वो क्या है आपके लिए एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का हल कैसे मिलेगा, उस काम को ही ख़त्म कर दो, यानी काम करने से ही मिलता है। हल निकालने के लिए हम एक क्रम निश्चित करते हैं। अगर मान लीजिए कोई काम है तो उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करना होता है। जैसे समझिए एक उदाहरण के द्वारा अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको सुबह उठे और मम्मी घर नहीं है तो आपको क्या करना है, चाय बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, चाय बनाना है। मान लीजिए आपको चाय बनाना है, तो ये मैं बात कर रहा हूँ एल्गोरिथम की। किसकी, एल्गोरिथम क्या होती है। मान लीजिए आप उठे, आपको एक समस्या है, जो प्रॉब्लम है चाय बनाना है, चाय बनाना है। ये हमारी एक प्रॉब्लम है, कोई कार्य है या समस्या है, समझ गए। चाय बनाना है तो चाय बनाने में देखिए दोस्तों आप कुछ स्टेप्स का ही तो प्रयोग करेंगे, कुछ स्टेप। अगर मान लिया आपको चाय बनानी है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले बर्तन में पानी रखेंगे, बर्तन में पानी गर्म करेंगे। पहला स्टेप क्या है, बर्तन में पानी गर्म करेंगे। इसके बाद में आप करेंगे कि इसमें फर्स्ट स्टेप तो ये हो जाएगा। स्टेप नंबर अगर आप सेकंड की बात करूं तो आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में उसमें अगर पानी उबल जाएगा तो उसमें क्या है चाय पत्ती और क्या डालेंगे दोस्तों, चीनी डाल देंगे। क्या डाल देंगे, यानी जो चाय की पत्ती है और क्या डाल देंगे, चीनी डाल देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। ये हम बहुत उदाहरण के माध्यम से समझने जा रहे हैं, डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर जैसे मान लीजिए मिश्रण क्या है, हम उबलने का इंतज़ार करेंगे। किसका मिश्रण, पानी चीनी और पत्ती का जो मिश्रण बना उसका स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, देखते रहेंगे। थर्ड में
उबलने का इंतज़ार करेंगे। किसका? उबलने का इंतज़ार करेंगे। ये भी एक वर्क है। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, इसी तरह से हम स्टेप 4 में क्या करेंगे, जैसे ही हमारी चाय उबल जाएगी हम गैस को तो बंद करेंगे। गैस को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और क्या करेंगे? चाय को छान लेंगे। बताइए दोस्तों, यही करेंगे, छान लेंगे। तो हमारी एक समस्या थी क्या? चाय बनाना। समस्या थी चाय बनाना, और इसे हमने पूर्ण किया। ये समस्या का जो हल निकला वो कितने स्टेप बाय स्टेप ही निकला। ऐसा तो नहीं है सबसे पहले आपने चाय को छान लिया। अरे बनी ना, तो चाय छानोगे कहाँ से? उबालने का इंतजार ही तो करोगे। चाय पत्ती पहले डाल दी, पानी बाद में रखा। बर्तन में चाय पत्ती पहले डाल दी, पानी बाद में रखा, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं। तो हमने जो चाय बनानी है, हमने सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक समस्या है चाय बनाना, और उसे ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, जो क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में बर्तन में पानी रखा, दूसरा चाय पत्ती डाली, तीसरा क्या है, उबलने का इंतज़ार किया, चौथा क्या है, गैस बंद, और चाय को हमने क्या कर लिया? छान लिया। तो इतने स्टेप हैं, और ये पूरे यानी चाय बनाने की समस्या को हल करने की ये पूरी विधि है। यही दोस्तों क्या है, यही हमारी एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम है, यानी किसी समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करना ही, या उसका समाधान करना ही हमारी क्या कहलाती है? एल्गोरिथम कहलाती है। चलिए दोस्तों, अगर आप नहीं समझे हों अभी, तो हम चलते हैं दूसरे शब्दों में हम देखिए समझाना चाहते हैं आपके लिए। जैसे एल्गोरिथम की अगर मैं बात करूं तो है किसी भी समस्या को। एल्गोरिथम होती क्या है? एल्गोरिथम होती क्या है? अगर मान लीजिए, मानो कोई किसी समस्या को, आपके पास कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, ये क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप, कैसे दोस्तों? स्टेप बाय स्टेप, चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करने का क्या है? एक तरीका है। एक तरीका है। अगर मान लीजिए आपकी कोई समस्या है और उससे स्टेप बाय स्टेप ख़त्म करने का क्या है? एक तरीका है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, इसे एक फार्मूला है। ये क्या है? एक फार्मूला है जो हमें क्या करता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें सीमित नियम होते हैं, यानी कुछ नियम का प्रयोग करते हैं, और हम क्या करते हैं, कुछ नियम का प्रयोग करते हुए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो हमारा एल्गोरिथम है, इसमें जो प्रॉब्लम है, इसे हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, परिचय भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, हम कुछ दूसरे तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एल्गोरिथम की बात करूं, तो एल्गोरिथम किसी भी समस्या को या प्रॉब्लम को क्या है, समाधान निकालने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। जैसे अब थोड़े देखिए, हम सरल भाषा में कैसे समझाते हैं आपको। एल्गोरिथम में कुछ स्टेप होते हैं। अगर हमें एल्गोरिथम, जैसे आपने चाय बनाना एक क्या है? एल्गोरिथम है। इसमें क्या होते हैं? कुछ स्टेप होते हैं। एक होता है प्रारंभिक स्टेप, एक स्टेप वो होता है जिसमें हम काम को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। चाय बनाने को हम कैसे स्टार्ट करते हैं? पानी गर्म करते हैं। दूसरा कैसे हम काम को ख़त्म करते हैं, और इनके मध्य में भी क्या होते हैं? कुछ स्टेप। तो ये स्टेप बाय स्टेप करने की प्रक्रिया है, वही क्या है? एल्गोरिथम। अब बात आती है कि ये तो चाय बनाने की अगर प्रक्रिया है, तो हम इसे गणित में कैसे काम लें, हम अपने मैथ में कैसे काम लें। तो दोस्तों, मैथ में जो हम इस एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करते हैं किसमें? SCF निकालने में। SCF निकालने में। और इस SCF निकालने में जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, उसमें हम काम में लेते हैं किसके लिए? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। किसका प्रयोग करते हैं?
प्रमेयिका का बार बार प्रयोग करते चले जाते हैं, जिससे क्या है हमारे पास स्टेप्स बन जाते हैं और क्या है जिससे एक एल्गोरिथम का निर्माण होता है। इतनी बात समझ पाई? तो आगे चलते हैं। यस और नो ज़रूर बोलते रहें। जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ से आवाज़ आपकी मेरे पास आती रहेगी। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। हमने यानी इसका मैथ में कैसे प्रयोग करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मैथ में अपने मैथ में कैसे प्रयोग करें, एचसीएफ। तो हमेशा ध्यान रखना, जो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है वो किसके लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। कैसे, सबसे पहले समझ लेते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट। इससे पिछली वीडियो में वैसे मैंने समझाया है। कॉमन फैक्टर, फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है उच्चतम, कॉमन का मतलब होता है ओवेनेस्ट, गुणनखंड, गुणनखंड। सबसे पहले समझते हैं एक चीज़ के लिए गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड किसी भी संख्या को गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो संख्या को क्या है पूर्णतः विभाजित करती हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे, बताइए 12 के गुणनखंड कितने होंगे, 12 के गुणनखंड कितने होंगे। तो दोस्तों अगर बात करें 12 के गुणनखंड की, तो सबसे पहले देखिए आप 12 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करती हैं। तो आप कहेंगे 1 काट देता है 12 को, 2 विभाजित करता है, 3 विभाजित करता है, 4 विभाजित करता है, और कितना 6 विभाजित करता है, और कितना 12 विभाजित करता है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी इस 12 के क्या हैं, गुणनखंड। तो आप गुणनखंड समझ गए होंगे। ओवेनेस्ट का मतलब होता है कॉमन। अगर मान लीजिए आप 2 व्यक्ति खड़े हैं, उनमें दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसी खूबी क्या है। उच्चतम का मतलब होता है बड़े से बड़ा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मा लेते हैं और सा का सा लेते हैं, समापवर्तक का सा लेते हैं, तो ये बन जाता है मासा। दोस्तों ये क्या बन जाता है, मासा। देखिए 2 संख्याओं के बीच कार्य कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आपको हमें निकालना है 2 × 4 का मासा क्या होगा। तो हमने बताया सबसे पहले इनके क्या कर ले। देखिए मासा निकालने की हमारे पास अगर विधियों की बात करूं तो मासा निकालने की विधियां हैं। वो फर्स्ट है भाग की लंबी विधि, लंबी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं लंबी भाग विधि, जिसका विकृत रूप ही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दूसरा है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि। थर्ड है हमारे पास अंतर विधि। क्या है, अंतर विधि। देखिए दोस्तों हमारे पास मासा निकालने की 3 विधियां हैं। फर्स्ट है भाग की लंबी विधि, जैसे आप कक्षा 4 से ही सीखते आ रहे हैं। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा है अंतर विधि। देखिए दोस्तों इसे हमें यूज में नहीं लेना है, हमारी इस पर आधारित है फर्स्ट 1.1 प्रश्नावली, इस पर आधारित है 1.2 प्रश्नावली। तो हमें दोस्तों मुख्यतः इन 2 को ही सीखना है। तो हमने जैसा कि बताया आपको मासा क्या होता है। तो मासा अगर मान लीजिए मैं परिभाषा रूप में बताऊं तो किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाज्य होती हैं। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर नहीं लिखवा रहा हूँ मासा, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में मासा करवा चुका हूँ। तो मैंने बताया किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 9 और 15 का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या दोस्तों, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक मासा निकालना है। तो मैंने बताया इनमें देखिए आप इनके मल्टीपल, अगर 9 के करना चाहूँ तो 1 तो सबका ही होता है।
3 और क्या होगा 9। इसी तरह से क्या है 15 की करूँ तो ये हो जाएगा 1 5 3 और कितना 15। तो मैंने बोला हमारा मासा क्या होता है, किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य करे या फिर दोनों संख्याओं में क्या है कॉमन हो। तो देखिए ये 3, इन दोनों में ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं जो कॉमन है और सबसे बड़े हैं। अगर बात करूं तो ऐसे सबसे बड़े फैक्टर केवल इनके बीच में क्या हैं, दोनों के बीच में 3। तो इनका जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF किस किस का 9 × 15 का होगा। ये लिखने का तरीका है दोस्तों, जिस संख्या का निकाल लें कितना होगा 3, या फिर ऐसे लिख सकते हैं मासा कितने का 9,15 का होगा कितना 3। इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं ये मैथमेटिकल यानी गणित में ये कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है इन्हीं का मासा, 9 और 15 का मासा निकालना है और आपको प्रयोग करना है किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो मान लीजिए 9 और 15 को लासा निकालना है तो हम इसे कैसे प्रयोग करते हैं। इनमें देखिए सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम लिख सकते हैं यानी जो बड़ा नंबर है वो 9 छोटा है 15 से। और आपको पता भी है हमेशा हम बड़ी संख्या को ही छोटी संख्या से भाग दे पाते हैं। तो बड़ा नंबर है हमारे पास 15, छोटा नंबर है कितना 9। जैसा कि आपने कक्षा 6 में 4 से सीखते आ रहे हैं, 15 को लिखते हैं अंदर, 9 को लिखते हैं बाहर। और हम क्या करते हैं इससे इसे डिवाइड करते हैं, ये जाता है एक बार तो ये आता है 9 के बाद हम क्या करते हैं यहाँ से उतारते हैं, हासिल कितना बचा, शेष कितना बचा, तो ये बचा 6 के बाद क्या करते हैं इसे तो यहीं रखते हैं और जिससे हम भाजक से भाग दे रहे थे उसे कहाँ लाते हैं यहाँ। फिर हम 6 से इसमें डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाता है 1 बार और कितना आता है 3। फिर हम क्या है 3 को तो शेषफल को तो यहीं रखते हैं, फिर इसे उठाते हैं यहाँ। फिर इसमें डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स आता है 6 आता है और शेषफल कितना है 0। तो हमारी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय है वो यही कहती है, अगर मान लीजिए आपका जिस स्टेप में जो HCF है शेषफल है वो 0 आ जाए तो उस कंडीशन में जो आपका HCF होगा वो उस समय का भाजक होगा। तो इस समय हमारा भाजक है वो कितना है 3, भाजक कितना है 3 है। तो यही क्या है HCF होगा, यही क्या है HCF होगा किसका 15,9 का या फिर 9,15 का। दोस्तों बताइए समझ गए आप इतनी बात। इसी को ये बहुत से लोग इसी तरह से कर देते हैं, लेकिन जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो कैसे करती है स्टेप बाय स्टेप। वैसे इसमें भी स्टेप ही है, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। लेकिन इसको स्टेप में करें तो बताइए हमें 15 के लिए ऐसे लिख सकते हैं, हम यूक्लिड विभाजन A बराबर VQ प्लस क्या लगाएं R लगाएं। तो यहाँ से देखिए 15 बराबर होगा, बताओ हम ऐसे नहीं लिख सकते 9 × 1 प्लस कितना 6। आप कहोगे यस, क्या यहाँ पर R बराबर 0 है, नहीं। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, R बराबर अगर 0 है तो उस कंडीशन में जो V का मान है वही क्या होगा हमारा HCF। तो R बराबर 0 नहीं है तो पुनः हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। किस में लगाएंगे, ये तो दोस्तों बन जाता है हमारा किसका मान A का मान, और ये हमारा दूसरी बार में क्या बन जाता है V का मान। कितनी बार जाएगा 1 बार, प्लस कितना आएगा 3। इसी तरह से हमें फिर देखिए R बराबर नॉट इक्वल टू 0, फिर हमें क्या करना है फिर इसे लगाना है, ये हमारा बन जाएगा V, ये बन जाएगा A, कितनी बार 2 बार और रिमाइंडर कितना 0। यानी R बराबर यहाँ पर 0 आ चुका है। तो इस कंडीशन में जो हमारा V का मान होगा वही दोस्तों क्या होगा HCF होगा। कितने का HCF होगा 9,15 का कितना दोस्तों 3। इतनी बात आज समझ गए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें
क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जैसा कि आपने देखा होगा, ये वीडियो बिल्कुल ही सबसे अलग है और आपको आज एल्गोरिथम पता भी चला होगा होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।